नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज ज्योतिष में एक नया विषय। आपकी जन्म कुंडली में आपके विवाह का समय क्या होगा, आपकी कितनी पत्नियां होंगी, आपकी पत्नी का आपको कितना सुख प्राप्त होगा और किस समय में आपका विवाह होगा, या फिर आपकी जन्म कुंडली में कहीं ऐसा योग तो नहीं है कि आपके विवाह होगा ही नहीं, अर्थात आपकी शादी नहीं होगी। इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। इससे पहले यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी की इच्छा रखते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ज्योतिष संबंधित जानकारी पाने के लिए ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी उपलब्ध हो सके। चलिए चलते हैं विवाह का समय और विवाह का योग ज्योतिष में। शुक्राज मित्र गे चंद्रे चंद्राज मित्र गे बुधे रंध्रे से सुत भावस्ते प्रथमं दशमाब्दिकं द्वाविंशे च द्वितीयं स्यातं त्रियवंशे च तृतीयकं विवाहं लभते मृत्युं नात्र कार्या विचारणः। शुक्र से सप्तमस्त चंद्रमा, चंद्रमा से सप्तमस्त बुध और अष्टमेश यदि पंचम स्थानगत है तो पहला विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरा विवाह मध्य अवस्था में और तीसरा विवाह 36 से 40 वर्ष की आयु के बीच में हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। और जाया भाव जो कि पत्नी है आपका, उसके लिए जो नियम है वो यह कि यदि सप्तमेश शुभ युक्त न होकर त्रिक स्थान में बैठा है, 6-8 बार भाव में बैठा है और नीच का है या अस्तंगत है तो स्त्री का सुख उस जातक को नहीं होता है। ठीक यही स्थिति स्त्री जातकों के लिए होती है, अर्थात उसको पति का सुख नहीं होता है। दूसरा नंबर यह नियम यह है कि त्रिकेश जो है यानी कि 6ठे 8वें और 12वें भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में है और उसमें शुभ ग्रह का संयोग या उसकी दृष्टि नहीं है अथवा सप्तमेश त्रिक भाव में है, 6-8 बार भाव में है, तो भी स्त्री की सुख में बाधा होती है। यदि सप्तमेश व्यय भाव में है और लग्नेश एवं जन्म राशि 7वें भाव में है तो भी जातक को स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा सहित शुक्र जिस भाव में होगा वहां से सप्तमस्त शनि मंगल हैं तो जातक विवाह से वंचित भी हो सकता है या फिर विवाह होने के पश्चात उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है मानो उसने विवाह किया ही न। सप्तम भाव में बुध शुक्र शुभ ग्रह की दृष्टि का योग से रहित अगर है तो जातक स्त्री विहीन होता है, अर्थात उसको स्त्री का सुख नहीं होता है। शुक्र मंगल यदि सप्तम भाव में है और यदि शुक्र मंगल नवम या पंचम भाव में है तो भी जातक विवाह से वंचित हो सकता है और या फिर स्त्री के सुख से विहीन हो जाता है। शुक्र किसी भी पाप ग्रह के साथ 5, 7, 9 भाव में है तो जातक विवाह से वंचित हो जाता है या स्त्री वियोग से पीड़ित रहता अगर उसकी शादी हो गई तो। ये कई बार क्या होता है कि यजुर्वेद के मंत्रों का उपयोग करके कई सारे लोग ज्योतिषीय इस विद्या से सांसारिक इन सुखों में ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं, परंतु वह ऑल्ट्रेशन अगर यदि अनकम्प्लीट रह गई, पूरी नहीं हुई, तो उसमें एक दूसरा साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में पाप ग्रह विशेषतः मंगल और शनि जो हैं वह पत्नी घातक हो जाते हैं। पाप ग्रहों के बीच का शुक्र या सपाप शुक्र और शुक्र से सप्तम अष्टम तथा द्वादशगत पाप ग्रह भी स्त्री घातक ही होते हैं। चंद्रमा से भी 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में पाप ग्रह दंपति का पति की कुंडली में रहने से स्त्री का और स्त्री की कुंडली में रहने से पति का, ये दोनों के लिए घातक हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली में स्त्रियों की संख्या का विचार या फिर स्त्रियों के पति की संख्या का विचार कैसे किया जाता है। सप्तम भाव में यदि बुध या गुरु है
या सूर्य या मंगल है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की एक ही स्त्री होती है और उस स्त्री का भी एक ही पति होता है। लग्नेश तथा सप्तमेश दोनों ही लग्न या सप्तम में रहें तो जातक के दो स्त्रियां होती हैं। यही नियम स्त्रियों पर भी लागू होता है, उस स्त्री की दो पति होते हैं। हालांकि यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि किसी स्त्री के दो पति हैं, लेकिन यहाँ ये भी तो कोई सिद्ध नहीं कर पाता कि फलाने आदमी की दो स्त्रियां हैं। आप सिवाय ज्योतिषीय गणना के कैसे साबित कर लेंगे कि किसी आदमी की दो पत्नियां हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कहता भी हमारी तो एक भी शादी नहीं है। यह नियम शाश्वत सत्य पर निर्भर करता है कि पत्नी या पति होते ही क्या है। पत्नी किसे कहा जाता है या पति किसे कहा जाता है? जहां पर यह परिभाषा ठीक बैठती है, यह विचार भी वहीं पर का है। इतना ध्यान रखना परम आवश्यक है। सप्तम या अष्टम में पाप ग्रह है और मंगल द्वादशस्थ है तथा द्वादशेश अदृश्य चक्रार्थगत है, तो जातक के द्वितीय विवाह अवश्य होते हैं, चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है। लग्नेश द्वादशस्थ है और द्वितीय पाप ग्रह के साथ है और सप्तम स्थान में भी पाप ग्रह से आक्रांत राशि है, तो भी जातक की दो स्त्रियां या फिर उसकी दो शादियां, उस पत्नी की दो शादियां होती हैं। अभी आदमी यहाँ नाराज हो जाता है कि फलाने की दो पत्नियां हैं या फिर फलाने की दो पति हैं। वो नाराज तब नहीं होता जबकि उसे कहते इसकी दो शादियां हैं। क्या है? जब शादी तभी होगी ना जब पति होगा या जब पत्नी होगी। बिना पति पत्नी के शादी संभव नहीं है। मंगल सप्तम अष्टम या द्वादश स्थानगत है और सप्तमेश की दृष्टि इस पर नहीं है, तो जातक द्वितीय स्त्री या द्वितीय पति वाला अवश्य होता है। सप्तम या द्वितीय स्थान में पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट किसी ग्रह की राशि है और सप्तमेश या द्वितीयेश निर्बल है, तो भी जातक दूसरे विवाह के लिए अवश्य प्रयत्न कर लेता है और दूसरा विवाह कर लेता है। यदि लग्न या द्वितीय या सप्तम में कोई भी पाप ग्रह बैठा है, सप्तमेश नीचे अस्तंगत है, तो भी जातक की 3 स्त्रियां होती हैं या जातक के 3 विवाह होते हैं। आसानी से यह समझ में आएगा। यदि नवमेश सप्तमगत है और सप्तमेश चतुर्थगत है अथवा सप्तमेश और एकादशेश केंद्रगत है, तो दोनों योगों में जातक के बहुत शादियां होती हैं, अर्थात 3 से अधिक शादियां होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। अब विवाह का समय, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर शुक्र से सप्तम चंद्रमा, चंद्रमा से सप्तम बुध और बुध से अष्टमेश यदि पंचम स्थानगत है, तो पहला विवाह बहुत छोटी उम्र में, दूसरा विवाह विवाह योग्य उम्र में और तीसरा विवाह 36 से 40 वर्ष की उम्र में होता। इसमें कोई संशय नहीं। स्फुट लग्नेश तथा सप्तमेश के योग की राशियादि में जब गोचर का बृहस्पति जाता है, उसी समय विवाह होता है। यह स्फुट क्या है, ग्रह स्पष्ट क्या है? ग्रह स्पष्ट होता है ग्रहों को वर्तमान स्थिति में किस राशि में कितने अंश, कितना कला, कितना विकला ग्रह तत्समय है, उसको ग्रह का ग्रह स्पष्ट कहते हैं। और यही ग्रह स्पष्ट जब किया जाता है तो इसी को संस्कृत में दूसरी भाषा में ग्रह स्फुट भी कहते हैं। ग्रह स्फुट नवग्रह मंडल में अकेले चंद्रमा के लिए हम आपको बता दें कि गता भगटिका खतर्क गुणिता भवोगेद्रता युता च भगतेन षष्टि गुणितेन द्विग्निकृता नवाब्तल पूर्व के शशि भवति तत्पूर्वकम नवो अंबर विजय गजाब्दी चतुर्लक्ष अष्ट सहस्र युग में जवा कीर्तिता। यह ग्रह स्फुट करने का एक सूत्र है।
इसी तरह प्रत्येक ग्रह को स्पष्ट करने के लिए एक एक अलग अलग सूत्र होता है, और जो ग्रह स्पष्ट या ग्रह स्फुट हमें गणितागणित प्रदान करता है, वही ग्रह स्फुट की बात यहां हो रही है कि ग्रह स्फुट लग्नेश तथा सप्तमेश के योग से जब आप उस दोनों को जोड़ के राशि आदि में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो उसी समय में जब गुरु का गोचर आएगा उस राशि, उस अंश, उस कला में, तो उसी समय विवाह होता है। यह आप अलग अलग कुंडली को देख के अलग अलग अनुमान लगाएंगे। यहाँ किसी एक कुंडली के बारे में आप इस सूत्र को बैठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में ग्रह स्पष्ट अलग अलग होते हैं। इसीलिए बार बार हमें कंप्यूटर की कुंडली को छोड़कर मैनुअल कुंडली बनानी पड़ती है। लग्नेश जिस नवांश में होता है उसका अधिक जिस राशि में होता है उससे द्वितीय स्थान में गोचर का चंद्रमा और गुरु जब आते हैं तब भी विवाह होता है। कुल मिलाकर यहां विवाह के समय आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली में विवाह के समय के लिए किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करा लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था आज की वीडियो में विवाह का समय और विवाह का योग या फिर विवाह की स्त्री या पुरुष संख्या का विचार। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे इन सब अरिष्टों के निदान के लिए क्या करना चाहिए और कैसे इन अरिष्टों का निदान किया जा सकता है। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।